नॉर्थ वेस्ट में ग्रुपिंग बन रही है और ईस्ट में ग्रुपिंग बन रही है, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी। इसके साथ वीक सेंटर भी मिल रहा है, प्रोविंसेस को ज़्यादा राइट्स भी मिल रहे हैं। ये एक मोमेंट था जब मोहम्मद अली जिन्ना भारत का बंटवारा नहीं चाहते। 25 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें जिन्ना का भाषण हुआ और जिन्ना ने भाषण देते हुए ये कहा था कि द डिक्लेरेशन ऑफ आवर गोल विच वी हैव डेफिनेटली लेड डाउन ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया, इट इज़ इन माई ओपिनियन a landmark in the future history of Muslims of India. I thoroughly believe that the idea of one united India is a dream. 1940 के अंत में दिल्ली मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में भाषण देते हुए जिन्ना ने कहा था, द हिंदूज मस्ट गिव अप देयर ड्रीम ऑफ हिंदू राज एंड एग्री टू डिवाइड इंडिया इनटू हिंदू होमलैंड एंड अ मुस्लिम होमलैंड. Today we are prepared to take only 1/4 of India and leave 3/4 to them. Pakistan was our goal today, for which the Muslims of India will live for and if necessary die for. It is not to consider for bargaining. अब नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय हूँ और आज हम विवेचना कर रहे हैं कि पाकिस्तान का असली क्रिएटर कौन था, किसने भारत का बंटवारा कराया, उसके लिए असली जिम्मेदार व्यक्ति कौन था. क्या जिन्ना अकेले जिम्मेदार थे या कुछ मीडिया के सर्कल्स में जो राइट विंग के लोग हैं वो कहते हैं कि नेहरू जिम्मेदार थे. तो क्या अकेले जिन्ना जिम्मेदार थे या अकेले नेहरू जिम्मेदार थे या दोनों जिम्मेदार थे, या जिम्मेदार वो परिस्थितियाँ थीं जो बन गई थीं, वो हालात थे जिनमें ये डिसीजन लेना असंभावी हो गया था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होना ही चाहिए. हम आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं. साल था 1915, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से काले और गोरों के बीच का जो भेदभाव था वहाँ पे हेट्रेड कम करने के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और उन लड़ाइयों के परिणाम स्वरूप काले लोगों को थोड़े से अधिकार प्राप्त हुए और उस जीत का जश्न मनाने और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में कंट्रीब्यूशन करने भारत पहुँचे. भारत आने के बाद वो भारत पहले भ्रमण किए, चंपारण गए, अलग अलग प्रदेशों में गए, अलग अलग राजनेताओं से उनका मिलना जुलना हुआ, उन सबसे बातचीत शुरू हुई, डिस्कोर्स एक बैठना शुरू हुआ और वो नेशनल कांग्रेस में उस समय के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बन गए. इन दरमियान एक साल आता है 1920. 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक नागपुर अधिवेशन हुआ. नागपुर अधिवेशन में जिन्ना को भाषण देने के लिए महात्मा गांधी ने संबोधित करते हुए बुलाया कि ये एक मुस्लिम नेता हैं और ये भाषण देंगे. जब जिन्ना भाषण देने के लिए खड़ा हुए तो अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे और महात्मा गांधी को, जो तब तक एक स्थापित नेता हो चुके थे, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो मुसलमानों के एक बड़े आध्यात्मिक गुरु भी थे और नेता भी थे, उनको मिस्टर M.A. गांधी और मिस्टर मौलाना मोहम्मद अली जौहर कह के उन्होंने पुकारा. भीड़ से इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ, इतनी हूटिंग हुई कि उनको मंच से ज़बरदस्ती उतर के भागना पड़ा, जिसको हैकलिंग बोलते हैं. उनको इतना हैकल किया गया, इतना हुट आउट किया गया कि उनको मंच छोड़ के भागना पड़ा. एक मन में खटास तो पैदा हो गई कि मैं मुसलमानों का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे तेज़ तर्रार आदमी हूँ और ये मौलाना लोग मुसलमानों के नेता कैसे हो सकते. थोड़ा सा समय बीता. टर्की में कमाल अतातुर्क ने वहाँ के बादशाह को हटा के एक जनतांत्रिक सरकार बनाई और उसके खिलाफ भारत में एक खिलाफत मूवमेंट चला. चूँकि यहाँ के मुसलमानों में, भारतीय सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों में एक भरोसा था कि जो हमारा खलीफा होता था, जो वहाँ का राजा होता था, वो अल्लाह का नबी है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव है. तो टर्की में टर्की का ही एक नागरिक, उसने खलीफा को हटा के एक जनतांत्रिक सरकार बनाई, लोगों को उनके वसूल, उनके हक, उनके हुदूद सारे दिए और यहाँ पे खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया कि नहीं जी, वो तो खलीफा था, वो तो अल्लाह के नबी थे, उनको हटाना गलत था, हम उसका विरोध यहाँ करेंगे.
उस विरोध में महात्मा गांधी को एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि ये सारे मुसलमान इकट्ठे होकर विरोध कर रहे हैं और इस विरोध में यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी शामिल हो जाए तो ये इकट्ठे मुसलमान को, ये सारे मुसलमानों को जो इकट्ठे हुए हैं इस बात के लिए, हम उनको अपनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता की लड़ाई में एक मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं और यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर दिया। अब इस समर्थन से मोहम्मद अली जिन्ना चिढ़ गए कि भाई ये तो सारे मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला लेंगे और मुझे जो एक सपना देख रहे थे मुसलमानों का एक में वो लीडर होने का, वो सपना तो उनका टूट जाता। तो यहाँ से और उनकी चिढ़ हो गई। ये चिढ़ ऐसी हुई कि कुछ साल बीता, जब 1928 में जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक डिमांड रखी कि पूर्ण स्वराज के अंदर हमारे राष्ट्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर और साथ में उसके प्रोविंशियल स्टेट्स होंगे, शामिल होंगे, एक प्रारूप दी थी। उसके काउंटर में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग सेपरेट नेशन प्लस उनकी एक रिप्रेजेंटेशन, जो 14 सूत्रीय कार्यक्रम था, 14 पॉइंट एजेंडा जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। वो 14 पॉइंट एजेंडा की जो मुख्य बिंदु थे वो ये थे कि सेंट्रल में 1/3 रिजर्वेशन मुस्लिम्स का होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन मतलब जो चुनाव होते थे, जो MP MLA चुने जाते थे, उनमें 1/3 मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन, और साथ में जिसने स्टेट असेंबलीज थे, जो विधानसभा थे, उन सब में भी 1/3 रिजर्वेशन, सारे गवर्नमेंट में 1/3 रिजर्वेशन, मुसलमानों के लिए अलग से सेपरेट स्टेट। इन्हीं सब बिंदुओं को, ये प्रमुख बिंदु थे, इन्हीं सब बिंदुओं को मिला के कुछ उन्होंने 14 पॉइंट एजेंडा बनाया। एजेंडा चलाते रहे लेकिन उस एजेंडा का कोई वैल्यू उनको मिला नहीं। ऐसा उनका मोह भंग हुआ कि वो फिर उनको वापस छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, थोड़ी कहानी शॉर्ट करते हैं, सब कुछ छोड़ के वो लंदन चले गए। लंदन से 1937-38 के आसपास जब मुस्लिम लीग को थोड़े बहुत जो चुनाव हुए उसमें थोड़े बहुत जो सीटें मिली, उनको वो देख करके वो वापस आए, फिर दोबारा पाकिस्तान की आज़ादी में के आंदोलन में लग गए। अभी जिस भाषण का जिक्र किया, 30 मार्च 1941 को जिन्ना ने कानपुर में एक भाषण दिया कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के क्रिएशन के लिए यदि हम कुछ मुसलमानों को कुर्बान भी कर दें। अब वो मुसलमान कौन थे? वो मुसलमान वेस्ट के मुसलमान थे, जो बॉम्बे प्रोविंस में, जो मद्रास प्रोविंस में, प्रेसिडेंसी में, और जो केरला और कर्नाटका में जो रहते थे, उधर के मुसलमानों को कह रहे थे कि भाई इनकी यदि कुर्बानी भी देनी पड़े, या सेंट्रल इंडिया के मुसलमान, इनकी यदि कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम कुर्बानी दे देंगे, लेकिन हमको पाकिस्तान चाहिए। ये उनका लिखित भाषण है 1941 में, कानपुर में जो उन्होंने भाषण दिया। आगे परिणाम बंटवारा हुआ तो सब आप जानते हैं। 20 लाख लोग मरे, करीब करीब 3 करोड़ लोग इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, ये पाकिस्तान की डिमांड के चलते। 80,000 से 1 लाख बच्चियों का, औरतों का, महिलाओं का अपहरण हुआ और इन सबको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। साल था 1945। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए, चर्चिल चुनाव हार गए। द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे बड़े सूरमा विंस्टन चर्चिल चुनाव हार गए। वहाँ के प्रधानमंत्री बने विंस्टन चर्चिल, वहाँ के प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली ने थोड़े साम्यवादी विचार के थे, उन्होंने देखा कि भाई सबसे कोई फ़ायदा है नहीं, कॉलोनियलाइजेशन पॉसिबल है नहीं, तो उनको जान छुड़ाना था। उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई थी, शहर के शहर बर्बाद हो गए थे, इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी, कर्जे चढ़ गए थे, वर्ल्ड वार ने तबाह कर दिया था सबको। जो जीता उसको भी, जो हारा उसको तो तबाह किया ही, जो जीता वो भी तबाह हुआ था। बमबारी तो उसके ऊपर भी हुई थी। तो क्लेमेंट एटली ने अपनी जान छुड़ाई और एक 3 मेंबर कमेटी फॉर्म करी, जिसको कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। ये 3 मेंबर कमेटी में 3 लोग थे, लॉर्ड पैथिक,
जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया स्टेट थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इन तीनों को जिम्मा दिया गया कि भाई एक ऐसा प्रारूप बनाइए जिससे भारत की आज़ादी, जिससे भारत से हम अपना पीछा छुड़ाएं, भारतीय लोगों को आज़ादी दे दें। जहाँ के लिए बड़ी बात थी हमें आज़ादी मिल रही थी, वो हमसे जान छुड़ा रहे थे। मुद्दे की बात यह थी कि वो हमसे जान छुड़ा रहे थे। इसीलिए वहाँ के प्रधानमंत्री ने 3 मेंबर कमेटी बना दी जिसका नाम कैबिनेट मिशन दिया गया। अब कैबिनेट मिशन आया इंडिया, यहाँ पे चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। चर्चा का दौर ऐसा चला, मुस्लिम लीग अपने पाकिस्तान के डिमांड पर अडिग थी, कांग्रेस के अपने डिमांड्स थे। जब दोनों में चर्चाओं का दौर शुरू हुआ तो इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। कांग्रेस कहती थी कि पावरफुल सेंटर होना चाहिए। पावरफुल सेंटर से फ़ायदा ये होता कि गरीबी बहुत थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जीरो थी, पीने का साफ पानी नहीं था, इंडस्ट्री बिल्कुल ही नहीं थी, पॉवर्टी गरीबी कैसे बाहर निकालते। जब तक एक स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं होता तब तक इतने सारे लोगों को माल न्यूट्रिशन बहुत था, कुपोषण खतरनाक हालत में थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट थी वो 37 ईयर्स थी। आज तो 65 पे पहुंच गया है, लेकिन तब 37 ईयर थी। 35-37 में लोग मर जाते थे, भोजन ही नहीं मिलता था, कुपोषण था, शिक्षा नहीं थी, इंडस्ट्री नहीं थी, गरीबी भयंकर थी। एक स्ट्रॉन्ग सेंटर जो कांग्रेस अपने हिसाब से सोचती थी, एक सोशियो इकोनॉमिक जो प्रारूप था उनका ये था। जिन्ना कहते थे कि नहीं, जिन्ना की डिमांड ये थी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं होना चाहिए, एक वीक सेंटर होना चाहिए और क्वासी इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस होने चाहिए जिनको अपने हक, अपने फ़ायदे के लिए कानून बनाने का राइट्स हो, जिसका कांग्रेस से विरोधाभास था। अब इन दोनों को एक कॉमन ग्राउंड पे इस कैबिनेट मिशन ने लाया। वो कॉमन ग्राउंड था, उनमें 3 पॉइंट थे बेसिकली जो उन्होंने प्रपोज किए। प्रपोजल था कि फर्स्ट था एक वीक सेंटर, एक सेंटर होगा जिसके पास केवल 4 डिपार्टमेंट होंगे, विदेश विभाग, रक्षा विभाग, संचार कम्युनिकेशन और तीसरा करेंसी। एक और सबसे निचले लेवल पे प्रोविंस होंगे। तो ये 4 को छोड़ के बाकी जितने अधिकार होंगे, मंत्रालय होंगे, सारे इन स्टेट्स के पास होंगे। एक बीच का जो प्लान बी था, वो बी ये था कि इन सबके ग्रुप्स बनेंगे और ये ग्रुप्स 3 हिस्सों में बांटे जाएंगे। पहला जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न का पार्ट था वो ग्रुप ए होगा, जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जो तब का फ्रंटियर प्रोविंस था, इन सबको मिला के एक ग्रुप बन रहा था। ग्रुप बी में रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आसाम और बंगाल 2 स्टेट्स की ग्रुपिंग थी। बी में सारे रेस्ट ऑफ इंडिया ग्रुपिंग थी और ए में नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ग्रुपिंग थी। जिन्ना इस बात के लिए खुश थे कि भाई पंजाब को बांटना नहीं पड़ेगा और बंगाल को बांटना नहीं पड़ेगा। ग्रुप ए और ग्रुप सी में कांग्रेस ये डिमांड कर रही थी कि भाई ये डिवीज़न तो बिल्कुल ही बेकार है, इस डिवीज़न से बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। आप यूगोस्लाविया एक देश है जिसका नाम ख़त्म हो गया। आप 90s में आप मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो एक देश था यूगोस्लाविया जिसके 7 मेंबर्स थे, जिसमें चेक रिपब्लिक, क्रोएशिया, कोसोवो, ये सारे पार्ट थे यूगोस्लाविया के। सारे के सारे टूट के अलग हो गए। कांग्रेस के नेता ये जानते थे कि यूगोस्लाविया हम बाल्कनाइजेशन नहीं होने देंगे। चलो, इस प्लान पे जिन्ना एग्री हो गए। जिन्ना इसलिए एग्री हो गए कि उनका एक तो ये पाकिस्तान का जो मंसूबा था ये पूरा हो गया। भाई ग्रुपिंग तो बन रही है, नॉर्थ वेस्ट में ग्रुपिंग बन रही है और ईस्ट में ग्रुपिंग बन रही है, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, और इसके साथ वीक सेंटर भी मिल रहा है। तीसरा, प्रोविंसेस
को ज़्यादा राइट्स भी मिल रहे हैं। ये एक मोमेंट था जब मोहम्मद अली जिन्ना भारत का बंटवारा नहीं चाहते थे, और इसी को पाकिस्तानी हिस्टोरियंस और बाकी दूसरे हिस्टोरियंस जो लेफ़्ट लिबरल हिस्टोरियंस हैं वो एक क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना नहीं चाहते थे। इसके चंद दिनों के बाद 10 जुलाई 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन के पीछे दो मंशा थी। पहला कारण ये था, ये जो ग्रुपिंग बन रही थी, कांग्रेस ये चाह रही थी कि ग्रुपिंग में शामिल होने के लिए स्टेट्स की मंजूरी लेनी जरूरी होनी चाहिए। अब स्टेट्स की मंजूरी लेनी क्यों जरूरी होनी चाहिए भाई? वो इसलिए कि असम में कांग्रेस की सरकार थी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो जो ग्रुप ए बन रहा था नॉर्थ वेस्ट का, जिसमें पंजाब से लेके सिंध, बलूचिस्तान ये और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये मिला के एक ग्रुप बन रहा था। इसमें से वो इनकी मंशा थी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में चूंकि हमारी सरकार है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाए किसी भी ग्रुप में जाने के लिए। दूसरी चीज़, पंजाब में जो सरकार थी वो मिलीजुली सरकार थी गठबंधन की, जिसमें कई दल थे। सिख संप्रदाय के भी एक दल था, वो भी थे, और दूसरे तीसरे भी दल थे। तो वहाँ भी इनको गुंजाइश लग रही थी कि वहाँ भी कन्विंस करेंगे तो वो भी इस ग्रुप से एग्जिट कर जाएगा। दूसरी, जो बंगाल और असम की जो ग्रुपिंग थी, उस ग्रुपिंग में असम में कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस वाले ये चाहते थे कि वही ग्रुपिंग में जाने के लिए स्टेट इंडिपेंडेंट हो। बात यहीं अटक गई, सारी बात यहीं अटक गई कि स्टेट इंडिपेंडेंट जब हो जाएंगे तो जिन्ना का ये पाकिस्तान का मंसूबा होगा ये सारा फेल हो जाएगा। दूसरी ये थी कि ये जो ग्रुपिंग, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर ये ग्रुपिंग को मानना और न मानना ये बाध्य नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मिलजुल के जो प्रावधान तय करेगी, जो भारत का संविधान बनाएगी, उसके ऊपर इस ग्रुपिंग और इसके मैंडेट्स को मानना और न मानना बाध्य नहीं होगा। बात यहीं अटक गई। जिन्ना ने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया। जिन्ना गॉट इन्फ्यूरिएटेड और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी कि मुझे पाकिस्तान दो, नहीं तो हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। डायरेक्ट एक्शन पश्चिम बंगाल में हुआ, आज तब के जॉइंट बंगाल में, जहाँ पे 5 से 7 लाख लोग मारे गए। और इस तरह से एक जो एकमात्र मौका था भारत को बंटवारा से बचाने के लिए, जिसमें भारत का बंटवारा न हो, वो एकमात्र मौका जाते रहा। हॉरिजॉन्टल व्यू में हम बात करेंगे कि भारत का बंटवारा के पीछे असली जिम्मेदार कौन है, तो ये सोचना, ये समझना मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये आप डिसाइड करें कि क्या बीच का कोई रास्ता निकल सकता था, भारत का बंटवारा रह सकता था। भारत का बंटवारा हुआ, ये कितना हिंदुओं के फेवर में हुआ, कितना मुसलमानों के फेवर में हुआ, ये मैं आपके फाइन सेंस ऑफ जजमेंट के ऊपर छोड़ता हूँ। अगली बार हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। मनमोहन वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं।
अभी कहाँ आराम बदा, ये मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको।